नमस्कार बंधु। मैं नमिता सचान सुंदर और आज उपस्थित हूँ फिर से आपके सम्मुख सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सुमति अय्यर की एक और कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दो किनारे। दो किनारे भी उनके घटना चक्र कहानी संकलन की कहानी है। 10वीं कहानी, घटना चक्र संकलन की 10वीं कहानी। और ये जो दो किनारे कहानी है सुमति जी की, तो चलिए आप सुनकर डिसाइड करिएगा ये दो किनारे शीर्षक किनारे कौन से हैं। क्या वो नायिका जो कहानी कह रही है वो और उसका मित्र दो किनारे हैं, या फिर ये दो किनारे उस यथार्थ को इंगित करते हैं जो हमारे आपके सबके भीतर चलता रहता है। एक विरोधाभास सा, कभी जिसे मन स्वीकारता है मस्तिष्क अस्वीकृत करता है, और कभी जिसे दिमाग कहता है, मस्तिष्क कहता है कि नहीं ये कर लेना चाहिए, मन उस पर राजी नहीं रहता है। होता है ना ऐसा हम सबके साथ। और इसी उहापोह में, इस किनारे से उस किनारे के बीच झूलने में कटती जाती है सारी जिंदगी। तो ये निर्णय आप पर कि ये दो किनारे कौन से हैं। हम तो सीधे चलते हैं कहानी की तरह। कमरे के लॉक को खोलकर थके कदमों से अंदर आते हुए वैनिटी बैग उछाल देती हूं मैं। दरवाजे के खुलते ही अकेलापन जागकर मुझसे चिपट जाता है और मैं उस जिद्दी बच्चे को दुलार नहीं पाती। दरवाजे के पास पड़ी दो चिट्ठियों पर नजर पड़ गई है। दोनों को फुर्ती से उठाकर मेज पर रख देती हूँ। एक तो कुमार की लिखावट है और दूसरी शायद मणिदा की है। स्टोव जलाकर पानी चढ़ाती हूँ और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी हूँ। पानी के छींटे मुंह पर मारती हुई सारी परतें उतार कर सहज हो जाना चाहती हूँ मैं। दिन भर जो गंभीर चेहरा मैं अपने ऊपर सायास थोपती हूँ उसे उतार फेंकना चाहती हूँ। ऐसे में सच अपने आप से नफरत होने लगती है। लौटकर चाय प्याले में उड़ेल कर कुमार की चिट्ठी खोल लेती हूँ। ढेर सारी बातों का जिक्र है उसकी चिट्ठी में। अपनी जॉब का, अपने मित्रों का, और कहीं मेरे आलस्य पर टिप्पणियां। यू थिंक ऑफ योरसेल्फ टू मच। मैं ठहाका लगाना चाहती हूँ। फिर कोने में लिखा है, हाउ आर यू एंजॉइंग विद योर न्यू बॉयफ्रेंड्स। प्रश्न का कोई तुक मेरी समझ में नहीं आया। वो नाहक मेरे दायरों की बातें करने लगता है। माना हम गहरे दोस्त हैं हम गहरे दोस्त, पर हमारे अलग अलग दायरे हैं ना। मेरी जिंदगी को हल्के तरीके से छूने का अधिकार उसे है, ये मैं नहीं मानती। आखिर मेरी जिंदगी को टटोल कर उसकी हर घटना पर अपनी स्वीकृत अस्वीकृत की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को वो छोड़ता क्यों नहीं है। क्यों वो मुझे अपने फ्रेम में ढालना चाहता है। मन हुआ अभी लिखूं, हाँ बॉयफ्रेंड्स के लिए हफ्ते में 7 दिन भी कम पड़ते हैं। मुझे मालूम है यदि मैं लिख भी देती हूं तो मेरी पूर्णता के एहसास में उसके अभाव गहरा उठेंगे। या तो वो स्वयं इधर आ टपकेगा
या फिर एक पत्र लिखेगा, एक पत्र उल्हानों के साथ परिवार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए। माँ होती तो उन्हें ही लिख देता वो पत्र, और फिर माँ ही सारी कसर पूरी कर देती। पर माँ तो अब इन उल्हानों की पहुंच से काफी दूर पहुंच गई है। माँ की पवित्र कल्पना रही थी कि उनकी पुत्री सीता सावित्री सी पतिव्रता हो, यानी वही किसी पर पुरुष का स्थान तक उसके मानस पर ना छाए। स्वयं उनका अपना चिंतन पूजा घर और रसोई को लांघ नहीं पाया था। याद आता है एक बार राजन मामा मामी को लेकर आए थे तो घर में तूफान सा उठ के आया था। मामी पढ़ी लिखी मौट परिवार की थी, लिहाजा मामा जी के दोस्तों से हंसकर मिलती। बुआ ने सारा घर सिर पर उठा लिया था। जाने क्या क्या कहा था उन्हें, बच्चेलन, आवारा। मामी ने उसे सहज रूप से लिया था, पर मुझसे बेफर कर बोली थी, अब कहो क्या केवल बातचीत के से गर्भ ठहर जाता है क्या? उनके तीखे आक्रोश को मैं समझ रही थी, पर माँ का संस्कारी मन उससे समझौता नहीं कर सका और नतीजा ये हुआ कि मामी से मेरी बातचीत बंद करवा दी गई। मामी के साये से दूर रहकर मैं सीता सावित्री की तरह पावन रह सकूंगी, माँ शायद सोचती यही रही होगी। जब भी मैं दिल्ली से लौटकर बस के किस्से माँ को हंसकर सुनाती तो वे नाक भौं सिकोड़कर पूछती, क्यों री, इसमें तुझे चुटकुलों सा मजा आता है ना? मैं कैसे समझाती उन्हें कि किसी के स्पर्श या बदन में सैकड़ों फूल नहीं खिलते अब। खैर, बेटी को अकेली छोड़कर जाने की विवशता बुझी आंखों में लिए माँ तो चली गई। माँ जिस समय जा रही थी, कुमार वहीं था। माँ को यूं तो कुमार भाता ही नहीं था, पर उनकी धारणा थी कि यदि मेरा जीवन उसके साथ बंध भी गया तो कुमार की पॉसेसिवनेस मुझे सही रास्ते पर ला देगी। उफ, कुमार को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए इन छोटी बातों का कोई महत्व ही नहीं है। कल ही बस में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कमर में अपनी उंगलियों को टिका दिया था। मैं सिहरी नहीं थी, ना ही जिसमें हजारों चींटियां ही रेंगने लगी थी। ये वही मैं थी जो 1 वर्ष पहले इस प्रकार के अनुभव के बाद घर जाकर रगड़ कर नहाई थी। उसी दिन शाम को कुमार को बस का किस्सा बताया था तो वो बेहद हंसा था और फिर लगभग चिढ़ता हुआ बोल उठा था, अनु यहाँ तो ये आम बात है, उस पर क्या बखेड़ा खड़ा करना, ये तुम्हारा कानपुर नहीं है। I hate this sort of country attitude. मुझे लगा था सच में मैं बेहद गंवार हूं। फिर तो रोज उन्हीं अनचीनी स्थितियों से गुजरना पड़ता था और मैं धीरे धीरे अभ्यस्त होती गई। कितनी हंसी आती है। पहले कुमार को मेरे कंट्री बिहेवियर पर क्रोध आता था और आज मेरे कुछ हद तक फॉरवर्ड एटीट्यूड पर आता है। मुझे मालूम है मुझे कि वो बाहर से भले ही कितना रौब ले अपनी विशालता का, ब्रॉड माइंडेडनेस का, पर फिर भी वो है वहीं का वही,
वही का वही दक्षिणी ब्राह्मण। कितनी बार अपने कुछ अव्यवस्थित दिनों में कनॉट प्लेस में घूम आने के प्रस्ताव को टालती तो वो हठात पूछ बैठता, क्या आज? मैं पीड़ा से नीले पड़े अपने होठों को काट कर सकारती तो सहसा लगता वो मुझसे खिसक कर बैठ गया है। शायद नहाए भी घर जाकर। मुझे लगता उन क्षणों में चीख कर कहूं, कुमार तुम हिप्पोक्रेट हो, लाख कोशिश करो भूल नहीं सकते कि तुम संस्कारी ब्राह्मण हो। जनेऊ को तोड़कर या पॉश होटलों में बैठकर सिगरेट के धुएं में अपने को छिपाने या शराब पी लेने से कुछ बदल नहीं जाते तुम। वो मेरी चुप्पी देखकर पूछता, क्या सोच रही हो? और मैं खींच कर उत्तर देती, यही यही कि तुम ब्राह्मण हो। वो भड़क उठता, यू सी, ब्राह्मण के लिए सेक्स पाप है और मेरे लिए जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तु है और उसे मैं सहज स्वीकारता हूं। मैंने ठहाका लगाया था, चौंक कर देखता रहा था और मैं हंसी से दोहरी होती हुई बोली थी, आदम से आज तक सेक्स को सभी ने स्वीकारा है, उससे अलग होकर जीवन की कल्पना भी किसी ने नहीं की है। प्रगतिशीलता उसे स्वीकारने में नहीं, नकारने में है। मेरे मुंह का स्वाद कड़वाहट में बदल गया था। वो बोल उठा था, पर इतनी स्वच्छंदता के साथ? मैंने बीच में ही टोक कर कहा था, हाँ, जैसे पड़ोसी का टाइगर। भड़क कर कह उठा था, अनु इस तरह इंसल्ट करने की भी सीमा होती है। मैं सहसा शांत हो जाती। मुझे लगता मैं सचमुच निर्दयी बन जाती। कुछ क्षणों के लिए भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती। पर फिर मुझे उसकी हिपोक्रेसी भी तो नहीं भाती है। इतनी प्रगतिशीलता का दावा करता है और फिर ऐसी बातें करता है। वो रात के अंधेरे में जो भी करता है, दिन के उजाले में उससे आंखें क्यों चुराता है? मुझे लगा कुमार ही नहीं, सभी हिपोक्रेट हैं। कुमार का आकर्षण मेरे प्रति पिछले 4 वर्षों से रहा है। हर बार वो दायरों को लांघकर मेरी हर इच्छा को परख कर उस पर अपनी टिप्पणियों की मोहर लगाना चाहता है। जब हमारा परिचय नया नया था तो वो कितने उदार दृष्टिकोण का दावा करता था। हर बार वो मुझे एहसास दिलाता कि वर्षों बाद भी मेरे प्रति उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। वो तब भी मेरे प्रति उतना ही समर्पित रहेगा जितना आज है, वगैरह वगैरह। पर व्यक्ति स्वातंत्र की बात भी वही करता। लगाव जरूरी है अनु, पर उसका मतलब ये नहीं कि उस लगाव को लेकर हम इतने चिपक जाएं कि एक दूसरे के अलग अलग अस्तित्व को झुठला दें। तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है, मैं उसे आहत नहीं करना चाहता। कुछ कुछ एक फ्रेम में जुड़े 2 चित्रों की कल्पना कर लो, कुछ ऐसा समझ सकती हो। और आज मुझे उन शब्दों की अर्थहीनता मुंह चिढ़ाती है। मैं जब भी उसके साथ समझौता करना चाहती हूँ, एक न एक घटना मेरे निर्णय पर हावी हो जाती है और विवश मैं उस स्थिति से पीछे हटने लगती हूँ। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है।
जब कभी मैं उससे अपने दूसरे मित्रों की बात करने लगती, उसकी आंखों में सदा तिरती रहने वाली वो परिचितता समाप्त हो जाती और कुछ बदरंग सा फैलने लगता। उस स्थिति में मैं उससे डरने लगती। तब वो जानवर बन जाता है। विजय के पत्र आते तो मुझसे पूछे बिना वो उन्हें खोल कर पढ़ता और 100 सवाल करता। मैंने उनके संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास किया है प्रयास, हर बार किया है, पर सफाई का नहीं, सफाई देने का प्रयास नहीं किया है। विजय मेरा कॉलेज के जमाने का मित्र है। उसके भीतर के कलाकार से मैं काफी प्रभावित रही हूं और हम सदैव अच्छे मित्र साबित हुए हैं। उसके पत्रों में उतनी ही आत्मीयता आज भी है। मेरे अकेले क्षणों को उसकी निस्वार्थ आत्मीयता आज भी दुलराती है। विजय की आंखों में मेरे लिए हमेशा वही भाव रहा है जो किसी भी कलाकार के लिए अपनी कलाकृति के प्रति संभावित है। एक दिन इसी कमरे में उसने ठाकुर के एक गीत को गुनगुनाया था, तो मैं भी धुन पर गाती हुई थिरकने लगी थी। मुझे लगा था जैसे मैं गीत में व्याप्त होती जा रही हूं और गीत की समस्त वेदना मुझ में उतरती चली आ रही है। मैं नाचती रही थी, नाचती रही थी, नाचती रही थी और सहसा गीत समाप्त हुआ। जब गीत समाप्त हुआ तो उसकी आंखें कहीं शून्य में विचर रही थीं और मेरे माथे से पसीना चूने लगा था। मैंने उसे हिलाया था तो वो चौंक कर उठ गया था। अनु, इट वॉज ग्रेट, रियली ग्रेट। वो आगे कुछ बोल नहीं सका था। मंत्रमुग्ध सा मेरी ओर देखता रहा था। तुम्हारा साथ मेरी प्रेरणा है, मैं कह उठी थी। वो आत्मीयता से मेरे पास आकर बोला था, अनु, अपनी हीन भावना से बाहर निकलो। यू हैव सुपर्ब गिफ्ट्स। मुझे उसकी बातों में कहीं कोई अप्राकृतता नहीं दिखी थी, सभी सहज था। लौटते समय उसने दरवाजे के पास से सहसा मुड़कर कहा था, अनु, may I kiss you to show my appreciation? मुझे उसकी आंखों में नारी के शरीर को तौल कर देखने वाली पुरुष दृष्टि नहीं दिखी थी। एक अमूर्त वात्सल्य, सच्चे प्रशंसक की दृष्टि। मेरे माथे के पसीने को पोंछता हुआ वो धीरे से कह उठा था, अनु, तुम आजकल परफॉर्मेंस नहीं देती हो, अपने कलाकार को यूं छूटने मत दो। यू नो, इट्स हॉरिबल देन मर्डर। मैंने धीरे से सिर हिलाया था। उसी रात कुमार आया था। मैं नृत्य का अभ्यास करती रही थी। वो कुछ देर तक बैठा रहा था, पत्रिकाओं को उलटता हुआ, फिर जोर से चीख उठा, बंद करो अनु। मैं सहसा सहम कर रुक गई थी। मुझसे अधिक ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसकी आंखों में अजनबीपन उतर आया था। कला के लिए इतना लगाव मत रखो। कला तुम्हारे लिए है, न कि तुम कला के लिए। तुम्हें स्वतंत्र होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों से लगाव रखते हुए मैं नहीं देख सकता। क्रोध से बिफर उठा था। मुझे लगा पूछूं, कुमार, हमारे संबंध भी तो लगाव हैं। कई साल पुराने
इस लगाव को लेकर घिसटते क्यों रह रहे हो? हम एक दूसरे के साथ निभा नहीं सकते तो क्यों उस खोए हुए सुख की तलाश में सूखे पत्तों की तरह घिसटते हुए भटकते फिरें? हमारे चेहरों पर वो पुरानी पहचान अब धुंधली पड़ने लगी है। सब अर्थहीन सा हो गया है ना? तुम समझना नहीं चाहते और मैं समझाना नहीं चाहती। तुम बंधनों को तोड़ना चाहते हो, पर तुम्हारी ये ईर्ष्या भी क्या एक बंधन नहीं है? मैं पूछ उठी हूं। हाँ, सब बंधन है। वो तीखा हो उठा था। मैं जो तुम्हें प्यार करता हूं ना, वो भी बंधन है। इसी पर तो तुम मुझे यूं टीज करती हो। मैं चुप रही। हम दोनों के बीच एक अनचाहा तीखापन उतर आया था। हम दोनों अपनी अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर आना ही नहीं चाहते। उस समय सारा परिचय, सारी घटना, सारे पात्र पिघलने से लगते। लगा इस नाटक की प्रस्तावना के साथ ही भरत वाक्य भी जुड़ गया है, वो भी दुखांत नाटक का। मैं सहसा सिहर उठी थी। क्या मैं कुमार से अलग होकर अपने अकेलेपन के साथ जी सकूंगी? सलमा दी कहा करती थी, अनु, यदि कोई तुम्हें प्यार करे तो उसे एकाएक नकारना मत। दोनों के लिए सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा? मैं मुस्कुरा दी थी। दिन भर के थके हारे शरीर पर रात को भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ना, यही ना? मैंने मुंह बिचका दिया था। सलमा दी जल्दी से बोली थी, कुछ न कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है ना अनु। मुझे लगा था मैं नहीं जी सकती ऐसी जिंदगी। किसी के प्रति समर्पित हो जाना और व्यक्तित्व की घुटन कुंठाओं को हंसकर झेलते हुए उसे भी प्यार की संज्ञा देकर स्वीकारना, ये प्यार कैसे हो सकता है? सलमा दी ने धीरे से मेरी पीठ थपथपा दी थी। मैंने मौन तोड़ा था। कुमार, आज विजय आया था। मेरे नृत्य और गीत पर वो इतना भावुक हो गया था कि ही किस्ड मी इन अप्रिशिएशन। मैंने ये बात उसे चिढ़ाने के लिए कही हो ऐसा तो नहीं मानती मैं, पर उसे कहकर मैं पछताई भी नहीं थी। किसी भी बात को मामूली समझकर उसे छिपाने वाली हिपोक्रेसी मुझे कभी नहीं आई। प्रतिक्रिया भी प्रत्याशित ही रही। वो उठकर मेरे पास आया और मेरे कंधों को झकझोरता हुआ बोला, तुम ये सब मुझे क्यों सुनाती हो? जलाने के लिए ही ना? तुम शरीर जीवी हो अनु। स्वतंत्रता का मतलब ये तो नहीं कि यू कैन गो ऑन स्लीपिंग विद एवरीवन हु कम्स योर वे। मैंने सहज होना चाहा था। तुम इसे महत्व ही क्यों दे रहे हो? आखिर सेक्स को इतना महत्व तो तुम ही तो देते हो। Why don't you take it easy like having a coke? मुझे मालूम था मैं स्वयं भी एक सीमा तक ही इसकी छूट दे सकती हूँ, पर उस समय उसे छेड़ना मेरे लिए कुछ मायने भी रखता था। मेरा मन हुआ पूछूं, तुम्हारी वो ब्रॉड माइंडेडनेस कहाँ गई कुमार? वो मेरे भावों को पढ़ता सा बोला था, स्वतंत्रता का मतलब तुम नहीं समझ सकते। हर समय शारीरिक लालसाओं के साथ आवारागर्दी करने वाली भला तुम उसे क्या समझोगी? मुझे लगा वो जो भी कह दे उसका प्यार उसका अधिकार कह रहा है, वही अधिकार जो हर पुरुष हर औरत पर जताता है। उसने सहसा समझौता करना चाहा था।
धीरे से बोला था, अनु आखिर हम क्यों किसी बात पर झगड़े? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। लेट अस फॉरगेट एवरीथिंग। वो मेरे सामने बैठ गया। मैं भी आश्वस्त हो गई थी। किसी भी अनचाही स्थिति का सामना कर पाना मेरे लिए असंभव तो नहीं, पर दुष्कर अवश्य लगता है। कुमार से मूक विद्रोह भले ही मैं कर लूं, पर मेरे अंतर में कहीं कुछ चुभ जाता है। उसके प्रति मेरी कृतज्ञता उस विद्रोह को मुखर नहीं होने देती। मैं उसके प्रति आत्मीयता अनुभव करने लगी थी। वो कई बातें करता रहा था। उसके बाद कुछ क्षण पूर्व घटी अप्रिय घटना का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं था। उसकी इस तटस्थता की प्रशंसा के बिना मैं नहीं रह सकती। बातों में ही अपने टूर का जिक्र करता हुआ वो बोला था, अनु एक प्रॉमिस करोगी? मैं मौन उसे घूरने लगी थी। तुम मेरे जाने के बाद विजय से तो नहीं मिलोगी? वो सहमता हुआ बोल उठा था। मेरा मन हुआ चीख कर पूछूं, क्यों? क्यों तुम परत दर परत जमी हुई अपनी इस आदिम प्रवृत्ति से अपने को मुक्त नहीं कर पाते? सहसा मेरा स्वभाव मुखरित हो उठा था और तीखे स्वर में उत्तर दिया था, नहीं, विजय को इन 10 दिनों के लिए मैंने रिजर्व कर रखा है। डोंट टीज मी, कहकर वो मेरी ओर देखने लगा था। उसकी आंखों में झांकता जानवर कहीं दुबक गया था। उसमें अब सैकड़ों छटपटाते मृग फैलने लगे थे। मैं तुम्हें प्यार करता हूं अनु, तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें गलत नहीं देख सकता। मैं भी गलत नहीं जा रही। मैंने हंसते हुए स्थिति संभालनी चाहिए थी। जाने क्यों सहसा लगा मैं रो दूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुमार घबरा कर मेरे पास आया और बोला था, क्या हो गया रे? और मुझे सहसा अपने से सटा लिया था, पर मैं स्वयं नहीं जानती थी मैं क्यों रो रही हूं। दिन भर के सफल नृत्य प्रोग्राम के बाद सफलता के नशे में चूर जब मैं घर लौटी थी तो पापा चिल्लाए थे, ये घर है या कोठा? तब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। कॉलेज के दिनों में मेरे प्रति अपने दीवानेपन के लिए प्रसिद्ध अमित शादी के बाद अपनी नवविवाहिता के साथ जाते हुए बाजार में मुझे देखकर कतरा कर निकल गया था। तब भी मैं नहीं रोई थी। राजन, जिसके साथ मैं अपनी संपूर्ण ईमानदारी के साथ समर्पित थी, शादी के प्रस्ताव पर जब ठहाका मारकर हंस पड़ा था, मैं शायद तब भी नहीं रोई थी। आज रो रही हूं। क्यों? क्यों? इसलिए कि कुमार ने मेरे अस्तित्व को सहसा नकार दिया है। नहीं, उस दिन के बाद मैं कुमार के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। हमारे बीच कितनी खाइयां आ गई थीं और अलग अलग किनारों पर खड़े हुए अपने अपने ढंग से अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध रहे थे। और जब उसे सहसा तबादला मिला था तो मुझे संतोष हुआ था। जाते समय वो गंभीर था। मेरे वियोग के कारण अपने खाली क्षणों को अपनी जिंदगी पर थोपने का तीखा एहसास उसे विरक्त कराया था। मैंने हर संभव उसे प्रसन्न मन से विदा करने का अभिनय किया था। आज ये उसका तीसरा पत्र है। मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है अब उत्तर न दे पाना मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं दम्भ से सोचती हूँ, कुमार के साथ विवाह के बाद मिलेगा भी क्या? आज तो उसके साथ क्षणों को काट काट कर
बांटने में समझौता नहीं कर पाती, पर कल ही जब विचार तक टुकड़े टुकड़े कर उसे सौंप देने होंगे तो मैं रह ही कहां जाऊंगी। वो जिस स्वतंत्रता की बात करता है उसमें मेरा व्यक्तित्व तो शामिल नहीं है। मेरी हत्या के बाद लाश बनकर मैं जी सकूंगी क्या? उसकी पत्नी बनकर उस दायित्व को निभाने में मुझे इतना उलझ जाना होगा कि मैं अपना व्यक्तित्व भुला दूंगी या मुझे हठात उसे झुठलाना होगा। सह सकूंगी मैं ये सब? शरीर पर वो अधिकार जताए ये बात तो कुछ हद तक समझ में आ सकती है, पर मेरे विचारों पर, मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व पर, उस पर वो अंकुश लगाए, मैं नहीं सह सकूंगी। विजय कलाकार है, कुमार पुरुष या पति। इन दोनों अतियों के बीच कहीं कोई सामंजस्य नहीं ढूंढ पाती मैं। किसी गलत आदमी के साथ जिंदगी व्यतीत करने से अच्छा है कि उसे अकेले ही बिता दिया जाए। सूखे पत्तों की वीरानी में मुझे अपनी मर्सिया के स्वर खोजने हैं। अब मुझे कनॉट प्लेस में घूमते हुए जोड़ों को देख अकेलापन महसूस नहीं होता। सलमा दी कितनी गलत थी यह मैं आज सोचती हूँ। कितना लेजलेजा लगता है। विवाह करते हैं, पत्नी का कर्तव्य है बच्चे पैदा करना, हर समय प्रस्तुत रहना, गृहस्थी संभालना, पति की उदासीनता के बावजूद उसे देवता मानकर पूजना और 7 जन्मों तक एक साथ रहने के मूर्खतापूर्ण वादे और प्रार्थनाएं। किसी भी घटिया फिल्म, हिंदी फिल्म की नायिका की तरह। और पति का कर्तव्य, पति का कर्तव्य क्या? पहले तो प्रेम के नाम पर चेहरे ओढ़कर अभिनय करना और अंततः शरीर के हर हिस्से पर अपनी छाप लगा देने के बाद उसे अपनी तमाम संपत्तियों में से एक समझना। मानो घर में फ्रिज, टीवी और स्टीरियो के साथ पत्नी भी एक चीज हो। कहाँ चला जाता है वो पवित्र प्रेम, वो स्वतंत्रता से जीने की कस्में, वे खोखली हवाई बातें जो कॉफी हाउस के झिलमिल अंधेरे में की जाती हैं? मुझे लगता है मैं इनमें नहीं बन सकती। विजय की निर्लिप्त स्नेही आंखें, कुमार की तीखी आंखें पापा की घृणा भरी आंखों के बीच में नग्न हो गईं। मेरी अपनी दृष्टि उनके बीच अकेली पड़ गई है। उन सब के लुप्त होते ही केवल मैं रह जाती हूँ। मेज पर रखे रंग, घुंघरू, सुबह के सन्नाटे में सहसा उलझा सा कलरव, आकाश के कोने से उठकर समूचे अंबर में फैलकर बरसने वाले वे मेघ, मैं इन सब में व्याप्त हूं। इन सब में किसी रिद्म से जुड़कर रहने वाली बयार मेरे नृत्य झंकृत पैरों को जगा जाती है। मैं उठ जाती हूँ और कागज लेकर बैठ जाती हूँ। मुझे मालूम है मुझे, मेरे कलम में स्याही हो या ना हो, मैं आज उसे उत्तर लिख दूंगी आज उसे उत्तर। तो ये थी कहानी दो किनारे। कैसी लगी आपको बताइएगा।